हेलो। आगे से भी बच्चे। गुड इवनिंग ऑल। स्टार्ट करें। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे डीबीएमएस का। आज और उसी इंट्रोडक्शन पे बातचीत करते हैं। ठीक है। तो लास्ट 20 क्वेश्चंस हमने लिए थे, आई होप आपके समझ में आए होंगे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। आंसर आपको भी देना है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजाइन इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट? कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर के अंदर जो लेवल होते हैं, उनमें से ऐसा कौन सा लेवल है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे इंडिपेंडेंट रहता है? इंटरनल। इंटरनल तो फिजिकल हो गया, तो फिजिकल तो हार्डवेयर पे रहेगा ही है। कौन सा? पक्का? देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि ऐसा कौन सा लेवल है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप कुछ चेंज करते हो तो उसमें इंडिपेंडेंसी रहती है। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। पहला ऑप्शन है, मेरी आवाज आ रही है ना ऑनलाइन वालों को अच्छी तरह? एक बार बता दीजिएगा भाई। तो पहला देखते हैं इंटरनल। इंटरनल लेवल कौन सा होता है? फिजिकल। तो फिजिकल में तो हार्डवेयर ही हार्डवेयर है। सोचिए, फिजिकल में तो हार्डवेयर ही हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर चेंज होने पे दिक्कत तो आएगी उसके अंदर। इसका मतलब ये दोनों पे नहीं हो सकता। एक्सटर्नल क्या है? व्यू। तो व्यू में क्या है? फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग है। सॉफ्टवेयर के ऊपर तो डेटा डालोगे आप। भाई आप फेसबुक का जो व्यू देख पा रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर ही तो है, फ्रंट एंड ही तो है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहेगा। कॉन्सेप्चुअल लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसके चेंजेस होने से कोई दिक्कत नहीं आती है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल लेवल। और कॉन्सेप्चुअल लेवल का एक दूसरा नाम और है, बताइए? लॉजिकल लेवल। वेरी गुड। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल का दूसरा नाम है लॉजिकल लेवल। तो ये आप याद रखना, लॉजिकल लेवल जो है, डेटा इंडिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट चलता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट होता है कि वो ना तो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी करता है और ना ही हार्डवेयर डिपेंडेंसी। डेटाबेस में जो रिलेशनशिप आपने बनाई है वो मेंटेन होगी, चाहे आप फ्रंट एंड पे डॉटनेट यूज करो, जावा यूज करो, उससे कोई मतलब नहीं है। हार्डवेयर में आपने 1 GB की रैम यूज करो, 8 GB की करो, 1 TB की हार्ड डिस्क यूज करो, उसको कोई मतलब नहीं है। आप सी ड्राइव में डेटा स्टोर करो, डी ड्राइव में करो, इसका मतलब लॉजिकल लेवल जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया सबके? पीछे भवानी, समझ में आया? राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल लेवल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन वालों के आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हाइड मैनेजर्स टोटल इनकम। एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, उसके अंदर कोई मैनेजर है, वो एक मैनेजर की टोटल इनकम को हाइड करता है एम्प्लॉय दिस, उसके दूसरे एम्प्लॉय हैं उनसे। तो इसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल लेवल डेटा हाइडिंग। ऑप्शंस पढ़िए आप लोग, इतनी देर में ऑनलाइन वालों से बात करता हूं। आवाज आ रही है बेटा मेरी सही? ऑनलाइन में बता दीजिएगा एक बार। सुहानी, उषा, रिहाना, रितु, बताइएगा आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? आपकी कंपनी है, मान लीजिए उसके अंदर 100 एम्प्लॉय हैं, उन 100 एम्प्लॉय में से एक को बना दिया मैंने मैनेजर। अब जो 99 एम्प्लॉइज हैं, मैं चाहता हूं कि वो मैनेजर की सैलरी को हाइड कर दें, क्योंकि हो सकता है उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे हैं हम और दे रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? एक बार सोचिए थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। व्यू लेवल। व्यू लेवल होगा क्या सुरभि? अब तो खुश हो आप, कोई दिक्कत नहीं है? व्यू लेवल होगा राकेश? पक्का? व्यू लेवल में क्या होता है? क्वेश्चन को पढ़िए पहले। एक मैनेजर की इनकम है, वो मैं हाइड कर रहा हूं दूसरे एम्प्लॉय से। तो इसका मतलब मैंने कहां कोड किया, मैंने कहां उस पर वर्किंग करी? व्यू लेवल में तो जो हम दिखाएंगे वो आ जाएगा।
तो व्यू लेवल थोड़ा ना ये हाइड करता है, हाइड तो दूसरा करेगा, प्रोग्राम फिजिकल करेगा या कॉन्सेप्चुअल। आप क्वेश्चन को समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉय हैं, अब मेरे को सैलरी तो सबकी डिफाइन करनी है, लेकिन दूसरा का जो एम्प्लॉय का मैं जो व्यू बना रहा हूं, उस व्यू के ऊपर मैं उस सैलरी को नहीं दिखाऊंगा। तो व्यू लेवल तो अपने फॉर्म डिजाइन किया है, तो वहां से तो जो डेटा लोगे वो आ जाएगा। ये करना किस में पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्चुअल में। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स वहां पे लगाने होंगे हमको, समझ में आएगा। फिजिकल तो स्टोर तो करेगा ही भी, मैनेजर की सैलरी कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रही है भी, सैलरी तो है ही उसकी, इसका मतलब फिजिकल लेवल तो स्टोर करेगा ही करेगा। और व्यू लेवल पे तो आपने शो करने वाली बात है, डेटा इनपुट होता है और डेटा रिफ्लेक्ट होता है व्यू लेवल में, लेकिन जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो किस में होंगे, कॉन्सेप्चुअल लेवल में। ऐसी चीज डेटा हाइडिंग जो कहां लगेगी, कॉन्सेप्चुअल लेवल में। समझ में आया क्या, आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल लगाना है। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी की सैलरी डालनी है, अगर किसी ने अपनी सैलरी नहीं बताई, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल बाय डिफॉल्ट उसको अंदर कांस्टेंट लगा सकता है, डिफॉल्ट कांस्टेंट के थ्रू लगा सकता है। समझ में आया। तो जहां पे भी अगर किसी से डेटा को हाइड करना है, ध्यान रखिएगा, डेटा हाइडिंग हमेशा कॉन्सेप्चुअल लेवल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन मैंने एक बनाया है, इसके 10 टाइप बन सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखना है कि डेटा हाइडिंग जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के द्वारा की जाती है। तो अपने नोट्स में नोट लगा के लिख लीजिएगा कि डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्चुअल को लॉजिकल भी बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल के द्वारा, कॉन्सेप्चुअल लेवल के द्वारा की जाती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल के द्वारा की जाती है। डेटा हाइडिंग जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के द्वारा की जाती है। तो जो भी अगर डेटा हाइड करना आपको जिस भी टाइप का करना है, वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल लेवल के द्वारा की जाएगा। देखिए व्यू लेवल के अंदर है वो आपको प्रिविलेज डिफाइन होते हैं कि ये बंदा ये चीज देख सकता है, नहीं देख सकता है, एडमिन बना दिया, स्टूडेंट बना दिया, आपके सुपर एडमिन बना दिया। लेकिन जो भी चेंजेस होते हैं, हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, वो मेन जो है सभी के अंदर है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है इस टाइप की हाइडिंग बता रहा हूं मैं। अगर कोई डेटा रिफ्लेक्ट करवाना है, नहीं करवाना है, किसको दिखाना है, ये सारे के सारे डिसीजन हैं वो लॉजिकल लेवल में लिए जाते हैं। रिलेशनशिप आप तभी तो बनाते हो लॉजिकल लेवल के अंदर। तो इसका मतलब फिजिकल लेवल और व्यू लेवल के अंदर केवल फिजिकल स्टोरेज और क्या व्यू दिखाना है इसका होगा। अगर मैं कहता है कि 10 टेक्स्ट बॉक्स की जगह 8 टेक्स्ट बॉक्स दिखाने हैं, 2 को हाइड कर दो, तो मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स को हाइड करो, तो हम व्यू लेवल पे जाएंगे। समझ में आया। यहां पे क्वेश्चन बोला गया है कि एक लॉजिक को आपको हाइड करना है, तो इस लॉजिक हाइड करने के लिए हम लॉजिकल लेवल या कॉन्सेप्चुअल लेवल के थ्रू वो होगा। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ए। ए इज द कॉन्सेप्चुअल लेवल। हाँ सॉरी, जोर से बोलिए। एग्जैक्टली exactly, आप एक बात बताइए, आप अगर जो यूजर है, जो यूजर है वो क्या फायर करता है, क्यूरी तो फायर करता है, जो कौन एग्जीक्यूट करता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल। आप अपना आधार कार्ड अपडेट करते हैं, तो आप वेबसाइट पे गए, आपने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट कमांड कौन एग्जीक्यूट किया, कॉन्सेप्चुअल लेवल तो किया। जो व्यू दिख रहा है वो उसी के थ्रू तो आ रहा है, तो क्यूरी को एग्जीक्यूशन का काम कॉन्सेप्चुअल लेवल कर रहा है। अब आप जो डेटा परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं वो कॉन्सेप्चुअल लेवल किसको भेज रहा है, फिजिकल लेवल को। तो अगर कोई लॉजिक के अंदर आपको चेंज करना है, वो अगर आपको करना है, तो कौन होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल। लेकिन अगर आप कहो कि मैं एक जो सर्वर है उस सर्वर के अंदर 1 टीबी की हार्ड डिस्क लगा के 10 टीबी लगा रहा हूं, वो क्या है, फिजिकल लेवल। समझ में आ गया। व्यू आपको कहां दिखाना है, अगर व्यू में 10 की जगह 8 दिखा दीजिए तो व्यू लेवल है। लेकिन आप याद रखिएगा, अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता कि मैं, एक एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय की एज नहीं देख सकता। मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आप बताओ। अगर ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की एज एज ग्रुप नहीं चेक कर सकता कि वो एज कितनी है उसकी, तो इसका मतलब कौन से लेवल की हाइडिंग है ये, बताओ कौन से लेवल की हाइडिंग है, व्यू लेवल की हाइडिंग है ये। एक एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय की एज को नहीं देख सकता, इसका मतलब किसकी हाइडिंग, कॉन्सेप्चुअल हाइडिंग है कि आपको कॉन्सेप्ट में जाके चेंज करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, व्यू एक केवल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें डेटा यूजर को रिफ्लेक्ट कराया जाता है, लेकिन डेटा आएगा कहां से, फिजिकल लेवल से। किसके थ्रू आएगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल। तभी आप याद रखिए कॉन्सेप्चुअल लेवल मिडल में होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में।
तो डेटा स्टोरेज होगा तो भी कॉन्सेप्चुअल लेवल से, और डेटा अगर जाएगा, अगर डेटा व्यू लेवल पे शो होगा वो भी फिजिकल लेवल से कॉन्सेप्चुअल लेवल होते हुए जाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए डेटा हाइडिंग जो है इस टाइप की है, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल द्वारा की जाती है, अगर फिजिकल और व्यू की आपसे बात नहीं की जाए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेटा आइटम। ये तो आई थिंक सब बता देंगे, बताइए। बताइए भाई, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेटा आइटम, इसको क्या कहते हैं? ये तो एक डेफिनेशन है, पक्का? भवानी क्या कहते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेटा आइटम। अब डेटा आइटम की बात है, मान लीजिए मैंने कहा एक स्टूडेंट की एज है, ये एक आइटम हो गया एक टेबल का, बोलिए। अब इसके अंदर आपने क्या डिफाइन किया है, वही तो पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। अगर मान लीजिए आपने इस एज को इंटीजर डिफाइन कर दिया, तो क्या इसके अंदर एबीसी आ सकता है, कैरेक्टर वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती ना। इसका मतलब इस इंटीजर की जो रेंज है वो इसके अंदर आ सकती है। इसका मतलब जितने भी एक एट्रीब्यूट के अंदर, एक आइटम के अंदर जितने भी पॉसिबल वैल्यू होती हैं दोस्तों, उन्हीं को तो क्या कहा जाता है? डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। तो ये डोमेन की डेफिनेशन है कि एक एट्रीब्यूट, या उसको डेटा आइटम भी बोल सकते हैं, या उसको क्या बोल सकते हैं? फील्ड। याद आ रहा आपको? एट्रीब्यूट को फील्ड कहते हैं क्या? तो एक फील्ड के अंदर जितने भी पॉसिबल वैल्यू जा सकती हैं उनको क्या कहा जाता है? डोमेन। उनको क्या कहा जाता है? डोमेन। तो ये डोमेन की डेफिनेशन है जो हमको याद रखनी है, कि जितनी भी वैल्यू आ सकती हैं, पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज जो होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? डोमेन। एट्रीब्यूट तो एक खुद ही एक चीज है, टपल्स का मतलब रिकॉर्ड होता है, तो ये तो कहीं मैच ही नहीं खा रहा। दैट इज द राइट आंसर, डोमेन। समझ में आ गया सबके? राइट, ये डोमेन की डेफिनेशन होती है। डोमेन का मतलब क्या होता है, आप सिंपल भाषा में बोले तो एक कॉलम जो है उसमें कितनी वैल्यू आ सकती हैं, कितनी कितनी वैल्यू आ सकती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? डोमेन। राइट। और डोमेन किससे निकलता है? उसकी डेटा टाइप से, ऑब्वियसली। अगर आपने डेटा टाइप इंटीजर दिए तो आपका डोमेन क्या चलेगा? केवल इंटीजर। आपने एनवेयर दिए तो एनवेयर चलेगा। ठीक है? तो ये डेफिनेशन है डोमेन की, कि सेट ऑफ पॉसिबल डेटा आइटम्स को हम क्या कहते हैं? डोमेन। राइट आंसर इज ए। एट्रीब्यूट और टपल्स तो आपको पता ही है, वो तो रो और कॉलम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। वन टीयर आर्किटेक्चर, टीयर आर्किटेक्चर पढ़े होंगे आपने, वन टीयर, टू टीयर, थ्री टीयर। ये कह रहा है व्हाट इज ट्रू, ट्रू बताना है। ट्रू, ट्रू और फॉल्स के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये मत देखना कि वहां पे ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, जब भी हो, और उसी हिसाब से सेंटेंस को पढ़ना। ये कह रहा है वन टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है? इट इज डायरेक्टली नॉट अवेलेबल टू द यूजर। बोलिए ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। यह डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता यूजर को, होता है या नहीं होता? होता है। डायरेक्टली अवेलेबल होता है ना, किसी की मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है, सीधा आईपी एड्रेस डालो और डेटाबेस में जाओ। ये पढ़ा हुआ है सबका, तो इसका मतलब होता है भाई। नोट नोट लगा दिया, इसका मतलब ये तो क्या है? फॉल्स है। हमें क्या चाहिए? ट्रू। समझ में आ गया? और चेंजेस आर नॉट डन ऑन द डेटाबेस, क्या ऐसा हो सकता है? वन टीयर आर्किटेक्चर में चेंजेस नहीं हो सकते? ये कह रहा है चेंजेस आर नॉट डन। अगर मान लीजिए यूजर डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है तो चेंज नहीं कर सकता, वो अपडेट नहीं कर सकता, ऐसा पढ़ा है आपने कि वन टीयर में चेंजेस नहीं हो सकते? भाई होते हैं, कुछ भी करो। अपडेट क्यों नहीं चला रहे हो आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से? तो ये भी क्या है भाई? आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है नो हैंडी टूल्स इज प्रोवाइडेड फॉर द एंड यूजर। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? मतलब वन टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है? यूजर है और क्या है? डेटाबेस, बीच में कोई नहीं है। इसका मतलब कोई टूल प्रोवाइड ही नहीं है आपको जिससे आप डायरेक्टली एक्सेस करो, आपको तो सीधा आईपी एड्रेस डालो और डेटाबेस के अंदर चले जाओ। इसका मतलब ये बात सही है, कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिसके थ्रू आप चले जाओ। जैसे आपको फेसबुक लगानी है, फेसबुक पे डेटा देखना है, तो अभी आप एक वेब ब्राउजर पे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं facebook.com, तो उसका इंटरफेस बना रखा है, एपीआई बना रखी है, वो टूल आपको दे दिया। तो यहाँ पे वन टीयर में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई टूल नहीं होता, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे कोई एपीआई नहीं चलती। इसका मतलब कोई टूल नहीं होता, इसका मतलब ये बात ट्रू है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज नॉट यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल एप्लीकेशन। क्या लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं होता?
होता है, लोकल एप्लीकेशन के लिए ही हम यूज करते हैं। अगर हमारा एंड यूजर और सर्वर वही बना रखा है तो यूज ही वहीं पे होता है, तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो आई थिंक सबके समझ में आया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, सी। राइट, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। डी, डी आंसर नहीं होगा बेटा, इसका बता रहे हो तो आंसर इसका क्या होगा, सी। वन टीयर आर्किटेक्चर में कोई टूल प्रोवाइड नहीं होता, टू टीयर आर्किटेक्चर में टूल प्रोवाइड होता है, और थ्री टीयर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर बोथ साइड टूल प्रोवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, वन टीयर में कोई भी हैंडी टूल नहीं होता, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता, टू टीयर में क्लाइंट साइड होता है, और थ्री टीयर में क्लाइंट और सर्वर बोथ साइड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डन थ्रू क्लाइंट साइड इन द टू टीयर आर्किटेक्चर। अब टू टीयर आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये पूछ रहा है कि टू टीयर आर्किटेक्चर में क्लाइंट साइड क्या होता है। देखिए भाई, रनिंग ऑफ यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है क्या। टू टीयर आर्किटेक्चर में यूजर इंटरफेस प्रोवाइड होता है आपको, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब एपीआई बिल्कुल होता है साहब, ठीक है। सेकंड कह रहा है टू प्रोवाइड क्यूरी प्रोसेसिंग, क्या क्लाइंट क्यूरी को प्रोसेस कर देता है, एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फंक्शन, जो आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उसको हेल्प कर देगा। ये तो सर्वर का काम है भाई साहब, यही तो सर्वर का काम है भाई। आप अपना आधार नंबर चेंज करोगे तो आपकी मशीन थोड़ा चेंज कर देगी, वो तो क्यूरी कहां पे प्रोसेस होगी, सर्वर पे। सही बात है ना। तो ये तो किसके लिए है बेटा, सर्वर के लिए। ये किसके लिए है, सर्वर के लिए, ठीक है। थर्ड देखते हैं, एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विद द अदर साइड, करता है क्या क्लाइंट साइड, बिल्कुल करता है, कनेक्शन तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। इट मींस इट इज आल्सो ओके। नाउ द आंसर इज ए एंड सी, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। राइट, इसका मतलब डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच आर्किटेक्चर क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। इन विच आर्किटेक्चर, टू टीयर में कर लेता है, क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर, बताइए, बताओ। थ्री टीयर आर्किटेक्चर, श्योर, आंसर तो सही है आपका, बट आई एम आस्किंग यू टू टीयर में ऐसा होता है क्या, मैंने इसलिए तो डाला है क्वेश्चन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्लाइंट जो होता है वो यूजर और एपीआई को मिलके बनता है, वो यूजर है, वो क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट साइड कौन सा होता है, यूजर और एपीआई दोनों मिलके बनते हैं। तो टू टीयर आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारे पास में यूजर होता है और हमारे पास में क्या होती है, एपीआई, इसी को तो हम क्लाइंट साइड कहते हैं। याद आ रहा है आपके। तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है डेटाबेस से। टू टीयर आर्किटेक्चर क्या होगा, यही तो है, सीधा डेटाबेस है। और वन टीयर में क्या होगा, इस एपीआई को हटा दो बस। इसका मतलब वन टीयर और टू टीयर में कोई भी क्लाइंट होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है डेटाबेस से। लेकिन थ्री टीयर के अंदर इस डेटाबेस से जाने से पहले आपको एक एपीआई के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। एक एपीआई के पास जाना पड़ेगा जिससे नंबर ऑफ आउटपुट्स या जिसको बोलते हैं थ्रूपुट, वो क्या हो जाएंगे हमारे, इंक्रीज। राइट, तो याद रखना कि जो क्लाइंट है डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता थ्री टीयर आर्किटेक्चर में। और जितने भी लार्ज वेब एप्लीकेशंस हैं उनके लिए आज हम काम में लेते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब काम में लेते हैं। आप ध्यान रखना, जब भी कोई वेबसाइट अगर आपको ओटीपी भेज रही है लॉगिन के लिए या किसी भी प्रोसेसिंग के लिए, डेफिनेटली वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रही है, थ्री टीयर। कि कोई एपीआई लगी हुई है, पहले वो ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है आपका। समझ में आ गया। तो याद रखना, द राइट आंसर इज थ्री टीयर आर्किटेक्चर। टू टीयर आर्किटेक्चर में जो यूजर और एपीआई होती है वो मिलके क्लाइंट साइड बनाता है, तो क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है डेटाबेस के अंदर। तो दिस इज द पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ थ्री टीयर आर्किटेक्चर। दिस इज थ्री टीयर। ओके, समझ में आया नहीं, रटना नहीं है, देखो क्वेश्चंस को समझना है, इसी के बेस पे हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं।
ठीक है ना। मैं हर कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा रिफाइन करके और बता दिया जाए। ओके, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इंटरनल लेवल कंसर्न विथ? इंटरनल लेवल कंसर्न विथ, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी है। व्हाट इज इंटरनल लेवल, देखिए जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लग रहा हो, जिसमें आपने बहुत तैयारी की हो, तो क्वेश्चन को थोड़ा एक एक मिनट जरूर दीजिए टाइम, ठीक है ना। व्हाट इज इंटरनल लेवल कंसर्न विथ? एक्सेस पाथ, स्टोरेज स्पेस, डेटा कंप्रेशन। जो आपका इंटरनल लेवल है, तो सबसे पहले इंटरनल लेवल जो ही हमने पढ़ा, हमारे दिमाग में क्या आ गया? फिजिकल लेवल, राइट। अब इससे देखो आपकी फिजिकल लेवल क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। देखिए भाई, डी, हाँ निधि, बी, केवल स्टोरेज, डेटा कंप्रेशन नहीं हो सकता। डेटा कंप्रेशन कहां होता है? अगर आप लॉजिकल में कैसे होगा? डेटा आपके पास है, आप एक बात बताओ, आपके पास एक पीडीएफ है 5 MB की, मैंने कहा बेटा मेरे को भेज दो, तो आप कंप्रेस करोगे तो क्या क्यूरी लगाते हो इसके ऊपर? सॉफ्टवेयर के थ्रू तो होती है फिजिकल लेवल पे। डेटा कंप्रेशन जो होगा वो फिजिकल लेवल खुद ही तो करता है। आपने एट्रीब्यूट्स देखे हैं किसी चीज के, मेटा डेटा वगैरह? मेटा डेटा पता क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। पता क्या होता है ये डेटा अबाउट डेटा? बताया था ना मैंने क्लास में। डेटा अबाउट डेटा क्या होता है? बहुत ये तो पता है हमें। मेटा डेटा का मतलब, एक टर्म आती है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। बहुत सारी एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बच्चों को याद रहता है डेटा अबाउट डेटा, बट है क्या ये डेटा अबाउट डेटा? है क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे आपने कोई इमेज डाल रखी है। अब हम इमेज की राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं ना, जाते हैं ना, कि इसकी साइज क्या है भाई, देखते हैं ना, इसका डायमेंशन क्या है, देखते हैं इसका पाथ क्या है, देखते हैं, राइट। ये एनक्रिप्टेड है या नहीं है, ये कंप्रेस्ड फाइल है या नहीं है। तो एक डेटा के बारे में दूसरा डेटा बता रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। इसका मतलब मेटा डेटा को, जो भी एक जो भी एक आपके पास में फाइल होती है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको मेटा डेटा कहा जाता है बेसिकली। तो आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन फिजिकल लेवल पे होती है, उसमें आप अपनी फाइल्स को, कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन भी आपको फिजिकल लेवल ही बताता है। एक्सेस पाथ का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई, समझिएगा क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इंटरनल लेवल का मतलब होता है फिजिकल लेवल, ये तो सबको पता होगा। अब एक बात बताइए, आपने जो टेबल है वो डी ड्राइव में रखी है या ई ड्राइव में रखी है, किसको पता? लॉजिकल लेवल को थोड़ा पता है भाई, बोलिए। लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल को थोड़ा ना पता है कि आपने ई में रखी, डी में रखी या एफ में रखी। एक्सेस पाथ उसका क्या रहेगा भाई, वो कौन बताएगा? फिजिकल लेवल। ऑब्वियसली एक्सेस पाथ का मतलब उसको एक्सेस करके लाना भाई। फिजिकल लेवल के बाद में मैंने आपको एक डायग्राम सिखाया था, फिजिकल लेवल के बाद में एक स्टोरेज डिवाइस होती है, याद करो, सेकेंडरी स्टोरेज। जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर फिजिकल लेवल किससे इंटरेक्ट करता है? स्टोरेज डिवाइस से। अब स्टोरेज डिवाइस में उसने कहां रखा है वो किसको पता है? फिजिकल लेवल को। तो एक्सेस पाथ का मतलब कौन सी ड्राइव में रखा भैया, कौन से फोल्डर में डेटा रखा हुआ है, राइट, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस पाथ। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मुख्य रोल होता है। इसका मतलब कहां रखा हुआ है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में, उसका मतलब क्या होता है? एक्सेस पाथ, जो फिजिकल लेवल के द्वारा किया जाता है। ये तो सभी को पता लग गया, स्टोरेज तो करता ही करता है। दूसरा, कोई भी डेटा को कंप्रेस या डीकंप्रेस करना कहां होता है? फिजिकल लेवल। समझ में आ गया? एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड बोलते तो लॉजिकल लेवल आ जाता। एनक्रिप्टेड और अगर डिक्रिप्ट करते हैं तो लॉजिकल लेवल करके भेजता है, लेकिन कंप्रेस और डिकम्प्रेस तो कौन करेगा? आपका फिजिकल लेवल। फाइल बहुत बड़ी आ गई, कोई वीडियो डाल दिया, तो उसको कंप्रेस करके स्टोर करता है, तो वो कौन करता है? फिजिकल लेवल। कंप्रेशन फैसिलिटी है वो अपने आप करता है। समझ में आ गया? देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, व्हाट्सएप सब चलाते हैं, सब चलाते हैं ना। तो अगर व्हाट्सएप पे आपको इमेज भेजोगे और वो बड़ी है, तो वो आपकी स्टोरेज डिवाइस में कंप्रेस करके भेज देता है, भेजता है क्या कई बार? तो ये क्या है? आपके स्टोरेज डिवाइस में करके भेजा ना, तो ये कहां भेज रहा है? आपके स्टोरेज में, मतलब फिजिकल लेवल करके भेज रहा है। दैट इज द बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल।
समझ में आ गया? तो इसका मतलब कहां पे रखी हुई है फाइल, वो तो है एक्सेस पाथ। स्टोरेज कहां पे है, स्टोरेज कितना है, और आपका डेटा कंप्रेस है या नहीं है, इस सभी के बारे में कौन बताता है? आपका फिजिकल लेवल। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ गया भाई सबके? ऑनलाइन वालों के समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चले, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्यू स्कीमा रिप्रेजेंट द डेटा फॉर। व्यू स्कीमा जो होता है, व्यू स्कीमा, अब आपको पहले व्यू स्कीमा देखना पड़ेगा। व्यू स्कीमा मतलब व्यू लेवल, मतलब एक्सटर्नल वाला लेवल। व्यू स्कीमा को एक्सटर्नल लेवल बोल सकते हैं क्या? व्यू स्कीमा को एक्सटर्नल लेवल बोल सकते हैं क्या? एक्सटर्नली तो है, ये बाहरी वाला ही तो है व्यू लेवल। क्या बोल दो इसको, व्यू लेवल बोल दो, या फिर क्या बोल दो, एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नली तो होता है भाई। अब ये कहता है रिप्रेजेंट द डेटा, वो रिप्रेजेंट करता है डेटा किसके लिए? जिसके लिए बनाया गया है, जिसके लिए बनाया गया है। तो जो जो बंदा यूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? एंड यूजर। ओके, गॉट माय पॉइंट। इसका मतलब बैक यूजर, फ्रंट यूजर नहीं, एंड यूजर। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आया हुआ है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एंड यूजर। हमेशा जो भी आप जो स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं व्यू लेवल का, वो एंड यूजर को डेटा शो करता है, जिसके लिए वो एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है? तो द राइट आंसर इज एंड यूजर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रिलेशनल डेटा मॉडल। डेटा मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, डीबीएमएस के मॉडल्स, ईआर मॉडल, डेटा रिलेशनल, याद है आपको, हायरार्किकल नेटवर्क। अब ये कह रहा है रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सही है। तो आप पहले पढ़िए फिर बताते हैं। दीदी पानी देना था, पढ़िए आराम से। हाँ भाई, कौन सा आंसर आया? ए आंसर पक्का? ए आएगा या कुछ और? चलिए एक बार समझते हैं। रिलेशनल मॉडल पता है आपको क्या होता है? पता है ना सबको? चलिए पहला आंसर देखते हैं। विद इन ए टेबल रो एंड कॉलम आर यूज टू अरेंज द डेटा। ये कह रहा है कि रिलेशनल मॉडल वह है जिसमें एक टेबल होती है, जिसके अंदर रो और कॉलम में डेटा को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। क्या ऐसा ही होता है? रिलेशनल मॉडल होता है क्या है? जिसमें हम टेबल यूज करते हैं, और टेबल में, टेबल क्या होती है? टेबल इज कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एज डेटा ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग देम आर रिप्रेजेंट लॉजिकल इन दिस मॉडल। करते हैं क्या? बोलो, नहीं करते? फिर ये किस में करते हैं या नहीं करते? रिलेशनशिप को शो करते हैं क्या? ईआर मॉडल, वेरी गुड। ये एक मॉडल तो है, लेकिन रिलेशनशिप और डेटा ऑब्जेक्ट्स को आपस में किस किस मॉडल में शो करते हैं? ईआर मॉडल में। तो बेटा ये मॉडल तो है, लेकिन ये रिलेशनल नहीं है। ये कौन सा मॉडल है? ईआर मॉडल है। ईआर मॉडल में जो करते हैं रिलेशनशिप, इसमें तो क्या करते हैं हम? फॉरेन की बना देंगे, तो वो अपने आप टच हो जाएंगे मॉडल। समझ में आ गया? तो रिलेशनशिप डिफाइन करने का काम जो होता है वो ईआर मॉडल का है। अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके रिलेशनल की जगह ईआर मॉडल लिख दिया जाए तो दिस इज द आंसर। समझ? किसमें? थर्ड वाले में आएगा। सेकंड में क्यों आएगा? डेटा ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन अमंग द, आप जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, तो जो आपके पास में जो आइटम्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ही तो होते हैं। ईआर मॉडल में जो आइटम्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट ही तो कहते हैं, ठीक है? तो रिलेशनशिप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप जहां पे भी आ जाता है वो ईआर मॉडल होता है। थर्ड वाला फंक्शंस एनकैप्सुलेशन, ये आप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ये भी मॉडल है, लेकिन ये डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की। और नेक्स्ट है दीज डेटा मोड्स फैसिलिटी डेटा स्पेसिफाई वेयर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आर डिफाइन फॉर द सेम डेटा। ये क्या हो गया? सेमी स्ट्रक्चर। ये मॉडल कौन सा हो गया? सेमी स्ट्रक्चर मॉडल। ये हो गया आपका सेमी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली रिलेशनल मॉडल जो होता है उसके अंदर हम टेबल के अंदर ही डेटा शो करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये होता है हमारा रिलेशनल मॉडल।
जिस रिलेशनल मॉडल को हम और क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस, ये तो पता ही होगा आपको। आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनल। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट आरडीबीएमएस। अब आरडीबीएमएस के लिए बताया गया है, देखिए चार ऑप्शन पढ़िए भाई। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरडीबीएमएस, आपको रिलेट करना है आरडीबीएमएस। कौन सा ऑप्शन है, एक बार देखते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ डेटा इज डन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। क्या कॉलम में तो होता है, रो भी चाहिए, वेरी गुड। केवल कॉलम से काम नहीं चलेगा भैया, है ना, यहां पे कंफ्यूजन इसीलिए डाला है। आपको रो भी चाहिए और क्या चाहिए, कॉलम भी, दोनों चाहिए। इसका मतलब आरडीबीएमएस नहीं है भैया, आरडीबीएमएस टेबल होती है आरडीबीएमएस में, तो केवल कॉलम से आप टेबल नहीं बना सकते। सेकंड है एवरी टेबल कंटेंट्स इट्स ओन कैंडिडेट की। ये गलत हो सकता है क्या, बताइए। एवरी टेबल, अगर आपने टेबल बनाई, कंटेंट इट्स ओन कैंडिडेट की, अपनी कैंडिडेट की रखती है। जरूरी नहीं है, वेरी गुड, ये जरूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट की रखे या ना रखे, क्योंकि यहां पे इसने ये नहीं बोला कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन लगाना है। मैं नहीं लगाता यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी नहीं है, आरडीबीएमएस तो फिर भी है वो। समझ रहे हो मेरी बात, अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप नहीं लगा रहे तो, लेकिन टेबल में डेटा रख रहे हो, तो आरडीबीएमएस तो वही है। की का कॉन्सेप्ट डीबीएमएस में लाया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जब तक आपको बोला नहीं जाए यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, तब तक आपको नहीं बोलना है। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कंट्रोवर्सी है कि कैंडिडेट क्यों, मैं तो प्राइमरी की रखूंगा, उससे भी हो सकता है, सुपर की रखूंगा, उससे भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक कैंडिडेट की रखे ही अपने पास। नेक्स्ट है देयर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल्स। यही तो होता है आरडीबीएमएस, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ टेबल्स। बहुत सारी टेबल्स होती हैं, और टेबल का मतलब ही आपस में रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है इट इज अनकॉमनली यूज डेटाबेस। आरडीबीएमएस को हम कॉमनली यूज नहीं करते, करते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज ही क्या होता है, आरडीबीएमएस होता है। तो इसका मतलब ये चीज भी गलत है। द राइट ऑप्शन इज सी। आप लोगों ने बताया बहुत सही है, एकदम राइट आंसर बताया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया, सी इसका राइट आंसर है। गुड, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्मॉल एंटिटी दैट कंटेन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड इन द टेबल इज नोन। ये तो बहुत इजी सा चीज है। बताओ भाई, क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन। ए स्मॉल एंटिटी दैट कंटेन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड। बताओ, हाँ सुरभि। रो, रो तो रिकॉर्ड ही हो गया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इसने ऐसी बना दी है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, फिर आप सही आंसर बताना। ये क्या कह रहा है, देखिए यहां से पढ़िए, ईच रिकॉर्ड, इसका मतलब कोई रिकॉर्ड है, राइट। सपोज SID SN FN, ये एक रिकॉर्ड हो गया 1AB, ये रिकॉर्ड हो गया पूरा, राइट। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, या स्टूडेंट फादर का नाम, यही तो हुआ स्पेसिफिक। हर रिकॉर्ड की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अलग क्या हो गए, कॉलम्स ही तो हो गए। अगर कोई रिकॉर्ड का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाए तो वो किसकी बात कर रहा है, उसके कॉलम्स की, राइट। तो उसके कॉलम्स, और कॉलम्स जो है आरडीबीएमएस में क्या कहते हैं, फील्ड। क्या कहते हैं, फील्ड। समझ में आ गया। तो जब भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी रिकॉर्ड की पूछी जाए, रो की नहीं पूछ रहा है ये, किसी रिकॉर्ड की पूछ रहा है, तो रिकॉर्ड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, या तो एट्रीब्यूट्स या क्या होता है, फील्ड। समझ में आ गया। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है किसी रिकॉर्ड की, तो उसको हम, रो तो रिकॉर्ड हो गया, कॉलम, कॉलम जो है वो मैथमेटिकल टर्म है। रिकॉर्ड के रेस्पेक्ट में हमें या तो फील्ड यूज करना है, या हम एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, या हम एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे रो लिखा होता है तो आंसर कॉलम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब आरडीबीएमएस रिलेशनल मॉडल को रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल भी कहते हैं, पता है ना आपको ये। रिलेशनल मॉडल को रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल भी कहते हैं। इसका मतलब रिलेशनल मॉडल की बात कर रहा है, और रिलेशनल मॉडल में कॉलम को या तो फील्ड कहते हैं, या क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो आंसर हमारा, बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, सी, सी इज द राइट आंसर, राइट। रिकॉर्ड तो वो खुद है ही। समझ में आ गया। तो याद रखना, अगर किसी रिकॉर्ड की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो हमेशा क्या होता है, वो फील्ड होता है या उसका एट्रीब्यूट होता है।
ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू डिलीट ए पर्टिकुलर कॉलम इन ए रिलेशन विच कमांड इज यूज्ड। टू डिलीट ए पर्टिकुलर कॉलम, एक कॉलम को हमें डिलीट करना है, विच कमांड इज यूज्ड। यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है ड्रॉप और ऑल्टर में। आई थिंक अपडेट और डिलीट में तो नहीं होगा, या हो सकता है इसमें भी? बोलिए। देखिए ये क्या कह रहा है, एक टेबल है भाई साहब, यस देख लीजिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम FN, मान लीजिए फादर नेम 1 2 3 ABC XYZ। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या कर रहा है, टू डिलीट ए पर्टिकुलर कॉलम। अब मान लीजिए मैं ये कॉलम डिलीट करना चाहता हूं, सपोज यही तो कह रहा है, पर्टिकुलर विच कमांड इज यूज्ड। अब सोच लो, आपने पढ़ा हुआ है, ऑल्टर करेंगे या ड्रॉप करेंगे? ऑल्टर, राइट। ड्रॉप इज नॉट द आंसर। ड्रॉप का मतलब तो है पूरी की पूरी टेबल भेजना। तो आप कॉलम डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। मैंने बताया था कॉलम को ऐड करना भी ऑल्टर के थ्रू, कॉलम को डिलीट करना भी ऑल्टर के थ्रू। हाँ, ऑल्टर में जो कॉलम का जो जाएगा वो ड्रॉप के थ्रू जाएगा। क्वेरी याद आ रही है क्या एसक्यूएल की? ऑल्टर टेबल, ड्रॉप कॉलम का नाम। लेकिन मैन क्वेरी जो आपकी कौन सी लगेगी? ऑल्टर। सब कीवर्ड यूज हो रहा है ड्रॉप उसके अंदर, लेकिन मैन आपको ड्रॉप आंसर नहीं देना, क्या आंसर देना है? ऑल्टर। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? राइट। तो यहां पे अपडेट तो कर ही नहीं रहे, हमें तो डिलीट करना है। डिलीट भी, ये जो कमांड है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्ट्रक्चर पे है वो डीडीएल के थ्रू कमांड होता है, ये तो डीएमएल कमांड है। ड्रॉप कमांड यूज हो सकता था अगर हम पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर रहे होते, लेकिन यहां पे एक कॉलम को डिलीट किया जाता है, और वो किसके थ्रू होता है? ऑल्टर के थ्रू। ठीक है, चलिए इसमें से एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, मैं पूछता हूं। मान लीजिए आपने ऑल्टर के थ्रू इस स्टूडेंट नेम को डिलीट कर दिया, राइट। क्या ये वापस आ सकता है? आ सकता है क्या वापस? रोल बैक हो सकता है? पक्का? ये आपने गलती से कर दिया मान लीजिए ऑल्टर, फिर हो सकता है या नहीं हो सकता है? पक्का? वेरी गुड। तो क्यों? क्योंकि डीडीएल कमांड कभी भी रोल बैक नहीं होते हैं, यह ध्यान रखना आप। डीडीएल कमांड कभी भी रोल बैक नहीं होते। एक बार काम हो गया वो हो गया। अब क्या करना है भैया, मेरे को वापस लाना है, तो वापस ऑल्टर करके ऐड करो। अगर आपको एसएन कॉलम, डेटा तो आपका चला गया, अब वापस ऐड करना है तो वापस ऑल्टर लगा के ऐड करो और वापस डेटा फिल करो। समझ में आ गया? क्योंकि डीडीएल कमांड रोल बैक नहीं होते हैं, डीएमएल कमांड रोल बैक होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ, प्राइमरी की को ड्रॉप कैसे करोगे? प्राइमरी की अगर वो फॉरेन की नहीं बनी हुई है तो हाँ कर दो। अगर वो फॉरेन की नहीं बनी हुई है तो, अगर वो फॉरेन की नहीं बनी हुई है तो है, तो वो तो आपने कॉलम डिलीट कर दिया तो फैसिलिटी भी डिलीट हो गई। ऐसे तो मान लीजिए आपने एसएन को किया तो स्टूडेंट नेम गायब हो गया। अब मैं आपसे पूछूं रोल नंबर 1 का स्टूडेंट नेम बताओ, नहीं बता सकते आप। तो अब अगर एसआईडी डिलीट कर दे तो इसका मतलब यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन खो दिया आपने। वो तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ये इसलिए है कि जैसे मान लो आपने 20-30 फील्ड बना दिए, आगे आपको लगता है कि यार डेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, 2-3 कॉलम हम इसको हटा सकते हैं, तो दोबारा टेबल क्यों बनाओ? ऑल्टर लगा के ड्रॉप मार दो। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डीबीए। ये तो बता दोगे आप, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डीबीए। डीबीए मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या काम नहीं करता है? रूटीन मेंटेनेंस करता है। रूटीन मेंटेनेंस का मतलब स्टोरेज चेक करना, सिक्योरिटी थ्रेड्स को चेक करना, याद आ रहा है? ये सब बताया हुआ है, तो बिल्कुल करता है रूटीन मेंटेनेंस। एक्सेस अथॉरिटी, एक्सेस अथॉरिटी मतलब किसको क्या देना है, तो ग्रांट और रिवोक ऑब्वियसली करता है, ये काम भी करता है। नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क में कहीं कोई खराबी आ रही है, ये नेटवर्क इंजीनियर का काम है, ना कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। समझ में आ गया? तो ये काम तो भैया नेटवर्क इंजीनियर का काम है, डेटाबेस का काम नहीं है। स्कीमा डेफिनेशन, ये तो उसका मेन काम है, टेबल बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। स्कीमा मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना, टेबल क्रिएट करना, ये तो उसका मेन काम है। तो राइट,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेटवर्क मेंटेनेंस नहीं करता। ये क्वेश्चन भी केवीएस और उसमें पीजीटी में 2 से 3 बार आ चुका है। आगे चले भी कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द नोट ए मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस? क्वेश्चन समझे क्या? डेटाबेस के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कोई मॉडिफिकेशन का काम नहीं कर रही? देखिए, अगर आपने कोई इंसर्शन लगाया तो डेटाबेस मॉडिफाई हुआ क्या? कैसे हुआ? मॉडिफाई, इंसर्ट लगाने से मॉडिफाई कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली आपके पास अभी 10 बच्चे थे, अब एक बच्चे का रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिया तो रो कितनी होगी? 11 बच्चे, तो मॉडिफाई हो गए ना डेटाबेस। तो ऑब्वियसली इंसर्शन से तो मॉडिफाई होता है भाई डेटाबेस आपका। नेक्स्ट डिलीशन, एक बच्चा छोड़ के चला गया तो 10 से कितने हो गए? 9, तो डेटाबेस मॉडिफाई हो गया। तो ये भी डेटाबेस मॉडिफाई होता है। नाउ अपडेशन से तो होगा ही मॉडिफाई। पहले मेरे मोबाइल नंबर कुछ और थे, अब मैंने और चेंज कर दिए तो डेटाबेस वापस मॉडिफाई हो गया। यस, शॉर्टिंग कर दी मैंने नाम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा? डेटा तो वही रहा, ऊपर नीचे कर दिया आपने। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो सॉर्टिंग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करता है। आप सॉर्टिंग लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो वो मॉडिफिकेशन का टाइप नहीं होता है। डेटा आपका एज इट इज। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि डेटा में चेंज होना किसी भी प्रकार का, राइट? तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? सॉर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। Which statement is used to delete all row in a table without having the action log? Without having the action log, ध्यान से देखिएगा। Which statement is used to delete all rows? सारी रो को डिलीट करना है हमको, राइट? Without having the action log. B. Truncate. Sure. शनि ट्रंकेट पक्का? बताओ भाई। वेरी गुड, आंसर इज राइट। बट कैसे हुआ? चलिए अपन चर्चा करते हैं। ये कह रहा है डिलीट ऑल रोज। तो डेटाबेस में सारी रो डिलीट 2 टाइप से हो सकती है, या तो ट्रंकेट से या डिलीट से। डिलीट से भी होती है, लेकिन डिलीट है वो हर चीज को चेक करता हुआ आएगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ये कह रहा है विदाउट हैविंग एक्शन, कोई परफॉर्म नहीं करना भैया, सारी रो डिलीट कर दो। लेकिन डिलीट जो है वो डेटा को चेक करता हुआ आएगा, रो वाइज चेक करता हुआ आएगा डेटा को। समझ में आ गया? तो अगर कोई एक्शन के बिना, कोई भी एक्शन के बिना आपको परफॉर्म करनी है तो वो ट्रंकेट होता है हमेशा। क्योंकि डिलीट जो है वो एक्शन रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर, वो सारे डेटा को चेक करते हुए आता है 1 बाय 1। जबकि आपने ट्रंकेट लगा दिया तो वो आपका डेटा है वो हमेशा के लिए लॉग आउट हो जाता है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या है? ट्रंकेट। ड्रॉप से, क्योंकि हमें रोज के बारे में बोला गया है यहाँ पे, तो ड्रॉप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रॉप तो स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देगा। उसके बारे में रिमूव तो कमांड होता ही नहीं है, आपको याद हो तो। डिलीट हो सकता है, लेकिन डिलीट है वो एक्शन परफॉर्म करते हुए आता है, हर डेटा हर रिकॉर्ड पे लगता है। इसका मतलब ट्रंकेट जो ऐसा है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो स्ट्रक्चर पे जाएगा, जितने भी उसके डेटा है उसको डिलीट कर देगा विदाउट एनी एक्शन, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका डी इज द राइट आंसर, ट्रंकेट। चलिए, नल। एक क्वेश्चन पूछा गया, नल क्या चीज है? जो हम डेटाबेस में डेटा डालते हैं, मान लीजिए नल डेटा डाल दिया, तो नल क्या है? नल का मतलब जीरो है क्या? अगर मान लीजिए नल है, मान लीजिए आधार कार्ड नंबर बोला, किसी ने कहा सर मेरे पास तो है ही नहीं, तो आप नल रख दीजिए, डेटाबेस में एंट्री क्या जाएगी? नल। तो क्या वो जीरो है? बोलो भाई। नहीं, जीरो तो नहीं हो सकता। ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ी वैल्यू हो सकती है? नहीं। जीरो से सेम एज ब्लैंक? नहीं, ब्लैंक भी नहीं हो सकता। क्या वैल्यू होगी? नॉट ए वैल्यू। नॉट ए वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। या इसके और क्या हो सकते हैं ऑप्शन? या हो सकते हैं अननोन वैल्यू। क्या हो सकता है इसका वैल्यू? अननोन वैल्यू, या इसको हम अननोन वैल्यू भी कहते हैं। नल जो होता है वो अननोन वैल्यू है, भविष्य में हो सकता है किसी को अपडेट कर दिया जाए तो वो आपके पास में आ जाए। तो अननोन वैल्यू जो होती है आपके पास में उसको हम नल कहते हैं, या नॉट ए वैल्यू जो आपके पास में होती है उसको नल कहते हैं। ठीक है, जीरो, ग्रेटर देन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार गेट में, नेट में। वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, मैंने थ्योरेटिकली लिखा है, इसने वो जो लिखा हुआ वो ऐसे लिखा होगा, नल इक्वल टू जीरो, नल ग्रेटर देन जीरो, इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, नल
लेस देन 0, इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, नल कोई भी वैल्यू नहीं होती जिसको अननोन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एंड यूजर ऑल्सो नोन एज नेव, प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड और नन। पता है आपको ये? जो एंड यूजर होता है, जो बंदा जिस चीज, जो सॉफ्टवेयर जिस चीज के लिए बनाया गया है, जो उस डेटाबेस को काम में लेगा, तो उसको कहते हैं हम एंड यूजर। और एंड यूजर के दो नाम और होते हैं। कितने नाम होते हैं? क्या नाम होते हैं? नेव और नेटिव। इसी को हम एंड यूजर कहते हैं। है, पैरामेट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, एक एक क्या नाम होता है? पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक यूजर, पैरामेट्रिक यूजर। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे ये क्वेश्चन को चेंज कर देता मैं कि एक एंड यूजर जो कि, ध्यान रखना, एक एंड यूजर जो कि ऑफलाइन डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो इसका मतलब वो नेव भी हो गया और वो ऑफलाइन यूजर भी होगा उस केस में। लेकिन अगर यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन यूजर लिखा होता तो हम आंसर नहीं कह सकते जब तक कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज को रिलेट करना, डीबीएमएस यूजर का एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने इंट्रोडक्शन में, वो आपको याद होगा शायद। तो राइट आंसर इज नेव यूजर। प्रोग्रामर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो किस पे काम करते हैं? फ्रंट एंड पे, व्यू लेवल पे जो काम कर रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड वाले कौन से होते हैं? जो डेटाबेस बनाते हैं। याद आ रहा है? लॉजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर और फिजिकल लेवल पे जो काम कर रहे हैं। याद आ रहा है? एक मैंने स्पेशलाइज्ड बताया था आपको। ठीक है, चलो आगे डिटेल में नहीं जाएंगे। तो राइट आंसर क्या है? नेव। मैक्सिमम अगर डीबीएमएस यूजर पे कोई क्वेश्चन हिट होगा एग्जाम में, तो नेव, नेटिव, पैरामेट्रिक या ऑफलाइन ऑनलाइन, इसी में से घुमा के देगा आपको, या फिर सोफिस्टिकेटेड पे पूछ लेगा। सोफिस्टिकेटेड बैकएंड यूजर जो होते हैं उनको सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट रिलेशनल डेटा मॉडल? रिलेशनल डेटा मॉडल के लिए पूछा है, क्या ट्रू है? एक बार देख लीजिए आप सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। कौन सा? मुझे नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा। देख लिया? सोच लिया आपने? चलिए देखते हैं। टेबल्स आर यूज्ड इन रिलेशनल मॉडल टू रिप्रेजेंट डेटा एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। यस, टेबल यूज होती है, ऑब्वियसली टेबल यूज होती है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ईएफ कोड, ये एडर ऑफ कोड होता है, ईएफ कोड ने बनाया था इस मॉडल को, सबको पता होगा, बहुत फेमस मॉडल है। प्रेजेंटेड दिस मॉडल 1969। ये एक सीरीज होती है, 70 भी लिख सकते हो, 72 भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। इस डेटा के ऊपर मत जाना आप एग्जाम के अंदर, जब ये हो तो इस पे मत जाना। ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं है, तो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जैसे कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं नेट में, गेट में आए हुए हैं कि 1962 में हायरार्किकल मॉडल आया, किसी में 1961 लिखा हुआ होगा, तो उस डेटा पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। ठीक है, तो एडर ऑफ कोड रिप्रेजेंट दिस मॉडल। यस, ठीक है। किस सन में किया, क्या नहीं किया, कोई नहीं पूछेगा आपको, डीबीएमएस नेटवर्किंग से कोई नहीं पूछने वाला, कॉन्सेप्ट पूछेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मोस्ट कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूज द रिलेशनल डेटा मॉडल। यस, ठीक है, तो आपने सही कहा। राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज डेटा ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग देम आर रिप्रेजेंट लॉजिकली इन एन। ये अभी हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि डेटा ऑब्जेक्ट और जो रिलेशनशिप होती है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये ईआर मॉडल के द्वारा दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था। तो जब रिलेशनशिप की बात आए और डेटा ऑब्जेक्ट्स की बात आए, तब हमेशा हम किसको बताते हैं? ईआर मॉडल को। ठीक है, रिलेशनल मॉडल को हम टेबल की बात आती है तब बताते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में फंक्शंस हैं, एनकैप्सुलेशंस हैं, वो हैं। सेमी स्ट्रक्चर मॉडल है जिसके अंदर आपकी डेटा टाइप होती है वो किसी भी टाइप के एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे सेमी स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया था मैंने, याद आ रहा है किसी को? एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। राइट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक एग्जाम में कि सेमी स्ट्रक्चर का बेस्ट लैंग्वेज कौन सी यूज करती है? एक्सएमएल यूज करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी, ईआर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस? सी, ए और बी दोनों ही नहीं है।
कोई सी बोल रहा है? डेटा इंडिपेंडेंस सी आना चाहिए। डेटा इंडिपेंडेंस का नाम सुना है? तो डेटा इंडिपेंडेंस कितने टाइप की होती है? लॉजिकल और फिजिकल। तो हाँ, डेटा इंडिपेंडेंस कितने टाइप की होती है? लॉजिकल भी होती है और फिजिकल भी। अब ये पूछ रहा नोट, तो दोनों ही होती है भाई। थर्ड ऑप्शन में दे रखा बोथ, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? नन। कई बार दिमाग से भी खेला जाएगा आपसे। समझ में आ गया? राइट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आंसर नन आ रहा है तो दे दीजिए आंसर नन, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया क्या भाई? आई होप आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे डेटाबेस के। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से थे। इंट्रोडक्शन पार्ट से मैंने वह क्वेश्चंस नहीं लिए हैं जो बहुत इजी हैं या जो नोट्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हर चीज में ऐसे 200 क्वेश्चन ले लो, कोई मतलब नहीं है, हमें सीरीज चलानी है आगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस के 40 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कल हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस का एक पार्ट है, एक बहुत अच्छा पार्ट है, और वो थोड़ा सा मैं पढ़ा नहीं पाया, तो कल मैं थोड़ा लेक्चर लूंगा उसके ऊपर और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। वो है कोड रूल्स। ईएफ कोड, जो एडर ऑफ कोड है, उन्होंने रूल बनाए थे, याद आ रहा है? 12 रूल थे उनके, ईएफ कोड के 12 रूल, याद आ रहा है? तो कल का टॉपिक है बेटा, कल ऑनलाइन में प्रीवियस जो बैचेस थे उन पे भी सारी क्लास चलेगी। तो हम पहले हाफ एन आवर जो 12 रूल के बारे में चर्चा करेंगे और उन पे आज तक आई हुए क्वेश्चन या क्या आ सकते हैं उन पे बात करेंगे। राइट। तो कल का टॉपिक नोट कर लीजिएगा, ईएफ कोड, ईएफ कोड रूल्स, ईएफ कोड रूल्स। इनको ईएफ कोड रूल्स भी बोलते हैं या सिंपल कोड रूल्स भी बोलते हैं, कोड रूल्स। तो कल का जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो कोड रूल्स के ऊपर करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा कोड रूल्स के बारे में बताऊंगा आपको, किस रूल को क्या कहते हैं। जितने भी रूल होते हैं कोड 12 रूल्स, नाम 12 है लेकिन होते 13 हैं, बिकॉज द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो जीरो को कौन सा रूल कहते हैं ये आपको याद रखना है। जीरो को कहते हैं फाउंडेशन रूल। क्या कहते हैं? फाउंडेशन। तो कल थोड़ा सा एक शॉर्ट ऑफ एक थोड़ी लेक्चर लेंगे अपन हाफ एन आवर का, उसके बाद में 10-15 क्वेश्चन जो भी होंगे उसके ऊपर लेंगे। तो कल का टॉपिक है ईएफ कोड रूल्स या कोड रूल्स। राइट। आफ्टर दैट वी विल माइग्रेट द सेकेंड यूनिट, जो आपकी डीबीएमएस कीज हैं उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, वो भी करेंगे। कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो कोड रूल्स के ऊपर होगा। ओके, आया समझ में? मजा आया? चलिए, थैंक यू वेरी मच। लिखा कैसे जाएगा यार? नहीं, मुझे एडिट करना है। लिखा कैसे जाएगा? चलिए, तो कल मिलते हैं फिर, है ना?